हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में स्वागत है। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं सीडीपी की, जिसमें मैंने आपके पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर है एक्सप्लेनेशन के साथ वो सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सीबीटी के जो पेपर हुए ना आपके अभी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन वो भी लेंगे, और पेपर 1 और पेपर 2 के सीडीपी के बाल विकास के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी एक सारे एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे, ठीक है। और जो जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से वो जुड़ सकते हैं और वहाँ से वो सारे के सारे मेरे पीडीएफ के नोट्स डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ रखता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा बाल विकास के 30 क्वेश्चन लेंगे इसमें। पहला, शैशव काल की अवधि क्या है? पहला, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष। ठीक है, सबसे पहली बात, शैशव काल जो होता है वो हमारा होता है जन्म से 2 वर्ष का। ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। शैशव काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। 0 जो होता है वो हमारा जन्म होता है, ये बात आप याद रखना कि 0 हमारा जन्म होता है। ओके, प्रसपूर्व अवस्था होती है हमारे गर्भ के अंदर की। ओके, समझ गए। और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। जिन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ठीक है। जिन पियाजे का टॉपिक मैंने हमारी पहली वीडियो में कवर किया है और इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पेज पर ऑलरेडी कर रखी है, शेयर कर रखी है। साथ ही मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इस जिन पियाजे के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। जो बच्चे जिन पियाजे को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और जो चाहते हैं सीडीपी में जितने भी क्वेश्चन जिन पियाजे के आते हैं वो सारे कवर हो जाए, वो मैंने जिन पियाजे में सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लिए हैं उसमें, ठीक है, क्वेश्चंस भी लिए हैं। और सीबीटी में जो पेपर्स आए एग्जाम्पलर पेपर सीटेट की ऑफिशियल साइट पर है वो भी लिया है, ठीक है। तो जिन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं, पहली है गामक अवस्था, समगामक अवस्था, वो है 0 से 2 वर्ष की। दूसरी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो आपकी कहलाती है 2 से 7 वर्ष की। तीसरी है मूर्त, जिसमें वो मूर्त से संक्रात्मक अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो चीज़ें टच कर सकता है, सीख सकता है, सीसीएस कर सकता है, वो सारी इसमें आती हैं। और चौथी है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जिसमें पूर्व जो चीज़ें नहीं दिख रही है उसे, उसकी तर्क शक्ति, उसके विचार और जो एज्यूम कर सकता है बिना उसे टच करे, ठीक है, कॉन्क्रीट जो भी है, 12 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विकास डैश से डैश की बढ़ता है, की ओर बढ़ता है। ये विकास वाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। इसमें 2-3 टॉपिक है जो मैंने नहीं कराया आपको। प्रगति शिक्षा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये मैंने आपको अभी करवा दूंगा अभी हाल ही में वीडियो में, ठीक है। तो पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जटिल नहीं होता और विशिष्ट से सामान्य ये भी नहीं होगा, और साधारण से आसान के ये नहीं। सामान्य से विशिष्ट को, सामान्य से विशिष्ट और का मतलब ये है कि बच्चा पहले सामान्य रहता है, ठीक है। जो नवजात शिशु होता है वो शरीर के कुछ अंगों को क्या करेगा, संचालित करने के लिए पूर्व के लिए पहले छोटी छोटी इंद्रियों को प्रयोग करेगा, उसके बाद में हाथों को सामान्य रूप से चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, ये आपको सबको पता होगा, सहयोग देना। जब भी बच्चा अपने बड़े लोगों के साथ, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है या अंतर्निहित करता है तो उससे क्या होता है, उसकी प्रगति में विकास होता है, साथ ही उसकी क्षमता बढ़ती है और वो नॉलेज ज़्यादा अच्छी तरीके के एज्यूम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ये हमारा जिन पियाजे के टॉपिक में से स्कीमा के लिए, ठीक है। अनुकूलन नहीं हो सकता, ठीक है। आत्मसरण ये भी नहीं हो सकता। एम केंद्रवाद से तो उसका लेना देना ही नहीं है। और समायोजन
बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब भी हम नई जानकारी को शामिल करते हैं हमारे पुरानी में, वर्तमान में जो चल रही है स्कीमा में, उसको हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने आपका करवा दिया है आपकी पहली वीडियो में। ठीक है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा एक तरह का हमारा इमेजिनेशन होता है जो हमारे ब्रेन में स्टोर होता है, मेमोरी टाइप होता है, जिसमें हम नई चीज़ों को रखते हैं और पुरानी चीज़ों को हटाते हैं। कभी कभार हम पुरानी चीज़ों नई चीज़ों को भी मिलाते हैं। ठीक है, जैसे आत्मसात कहते हैं। ठीक है, आगे मैंने आपको डिटेल में पूरी वीडियो करवा दी है। ठीक है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, बस ये है कि मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके टॉपिक भी क्लियर होते रहें और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाए। ठीक है, में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अर्थात जब हमारे मानस प्लेट पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाता है तो उसे बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर हमारी स्कीमा में परिवर्तन होता है। ओके, आगे चलते हैं। मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ये भी बहुत रिवीजन होता है, मतलब ये रिपीट होता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। पहला है अहम केंद्रवाद या समाजीकृत, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य बाल अवस्था में जो भाषा है ना समाजीकृत होती है, जब किसकी बजाय अहम केंद्रवाद की अधिक होती है। ठीक है, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। मध्य बाल अवस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्र अधिक होती है, क्योंकि जब मध्य बाल अवस्था होती है ना तो उस वक्त बच्चा सारी की सारी जो वो ईगो सेंट्रिक होता है, वो अपने आप को ज़्यादा मान्यता देता है, अपनी इच्छाओं के सामने दूसरों की इच्छाओं को स्वीकार नहीं करता। इस तरीके का उसका नेचर रहता है। जब भी मध्य बाल अवस्था का जो बच्चा होता है वो खेल कूद में ज़्यादा रहता है और साथ ही वो अपनी अहम केंद्र वाला रहता है, ईगो सेंट्रिक रखता है कि मैं ही हूँ, जो भी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है वो। ठीक है, बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ये टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया क्योंकि ये इजी भी है और आप लोगों को, मतलब ये आप लोग पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो। फिर भी छोटी छोटी बातें हैं इसमें, जॉन डीवे और इन सब के बारे में, वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, इसमें आप किंडरगार्टन और ये सारी चीज़ें मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है, जिससे हस्तपरक गतिविधियाँ जितनी भी होगी इसमें बच्चा खुद करके सीखेगा। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कहती है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ये हमारी क्या कहती हैं, ये हमारी कहती हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हमारा कहता है कि जितनी भी चीज़ें बच्चा खुद करके सीखेगा वो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, यही है इसका उद्देश्य। बच्चे का एक कोने में बैठना गलत है। प्रतिबिंब परिवेश के अधिगम है, ये भी गलत है। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, ये भी गलत है। तो ए इसका राइट आंसर है। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसके निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं या सिद्धांत हैं। बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान की जाए, मतलब वो एक्टिव रहकर करे। ठीक है, बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक हो, सही जवाब। बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन हो, कि जो भी उसको पढ़ाया जाए, जो भी सिलेबस हो वो बालक की रुचि में हो। ठीक है, जिससे वो ज़्यादा नॉलेज लेगा और ज़्यादा एक्टिव रहेगा क्लास में। रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण देना, कि जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसमें वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षा देना, कि अगर हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो अगर हम उसे टुकड़ों में बांटें या किसी टॉपिक को हम छोटी छोटी इकाई में करें तो इससे बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उचित है। बुद्धि टॉपिक मैंने इंटेलिजेंस से आपको करवा दिया है। ठीक है, जब भी संगीत से रिलेटेड कोई भी बुद्धि पूछी जाएगी तो उसमें संगीत में बुद्धि आएगी। ठीक है, ये क्लियर सी बात है। भाषा से तो उसका लेना देना नहीं है, शारीरिक बोधगम नहीं है और स्थानिक भी नहीं है। ठीक है, क्लियर, ये मैंने आपको टॉपिक करवा रखा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में यह संगीत बुद्धि है। इस बुद्धि में पिंच तथा लय रिदम
को सही सही ढंग से प्रत्यय करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत में समर्थक एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ओके, ये मैंने आपको टॉपिक करवा दिया। आगे चलते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ठीक है, तो ये हमारे जेंडर के अंदर चले जाता है टॉपिक, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और अगर इसमें सब में से अगर आप में इसमें लिंग भेदभाव की बारे में बात हुई है तो वो इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, लिंग या जेंडर पक्षपात के बारे में, तो इसका सेकंड इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, क्योंकि इसमें जेंडर के बारे में बात हो रही है, लिंग भेदभाव के बारे में बात हो रही है। ओके, एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह लिंग रूढ़िवादिता पक्षपात दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए। ओके, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको समावेशी शिक्षा वाला भी टॉपिक करवा दिया है, और टेलीग्राम पे मैंने आपको इसका पीडीएफ मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया उसका, और पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर कर दिए सारे, जो भी मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवाए हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुकूल बदलना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, समावेशी शिक्षा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि समावेशी शिक्षा में इसका ये मुद्दा है कि ये कहता है, उद्देश्य इसका ये है कि जितने भी आपकी क्लासेस में बच्चे हैं उनको किसी भी चीज़ से ना पिछड़ाव ना किया जाए और सभी को समान रूप से लेके जाए, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है, कोई बच्चा शिक्षा के उद्देश्य से नहीं भटके। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुकूल बदलना चाहिए, तो हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुकूल बदलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समावेशी शिक्षा की यही अवधारणा है इसकी कि जो व्यवस्था है इसकी, यहाँ इसकी व्यवस्था आ गई और बच्चे के अनुकूल बदलना है, ठीक है। बच्चे को व्यवस्था के अनुकूल नहीं बदलना है, और परिवेश और परिवार से तो इसका लेना देना नहीं है, और बच्चे और परिवार, ठीक है। आगे, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपयोग शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। एक बात और कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए ये जो सीरीज़ चल रही है CDP की पेपर 1, पेपर 2 और CBT जो पेपर हुए हैं उनकी सीरीज़ लेकर जो आ रहा हूँ मैं, आपको कितनी हेल्पफुल रही है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना, और टेलीग्राम पे भी सारे नोट डाउनलोड कर लेना। मैं चाहता हूँ आप लोग सभी उस नोट्स का लाभ उठाएं और किसी भी तरीके का पेड किसी से नोट्स ना खरीदें, और क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से CTET के लिए करा, आप भी करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, सही बात है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी शिक्षक की जो भूमिका होती है बच्चों के लिए, ये हमारी होती है सुगमकर्ता की, ठीक है। सुगमकर्ता की हमारी सी इसका राइट आंसर है। ताले में बैठाने वाले नहीं, संप्रेक्षण और व्याख्यात्मक नहीं, और निर्देशक नहीं, ये सुगमकर्ता होती है। सी इसका राइट आंसर है। फैसिलिटेटर जो होता है वो हमारा सुगमकर्ता होता है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित कराने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उनके समर्थ में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच के कह सके। ओके, क्योंकि जब बच्चा टीचर के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान रहेगा तो, और वो अपनी सारी समस्याएं टीचर को बता सकता है बिना किसी संकोच के, तो इससे क्या होगा, उनके बीच इस तरीके का सुगमकर्ता की ज्ञान की रचना ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन में जब भी नहीं है पूछा तो आपको वो सारे टॉपिक निकालने हैं कि वो है, और जो नहीं होगा वो तो बच ही जाएगा। उच्चतम श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये बिल्कुल है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो उच्चतम श्रेणी के होते हैं, ठीक है। ये सही है, मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत है मगर ये सही है। उच्च
आत्म क्षमता वाले, ये भी सही है क्योंकि जिसमें आत्म क्षमता उच्च होगी तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा। ठीक है। तीसरा है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करने वाले। ठीक है, जो चीज़ समाधान करनी होगी वो बच्चा भी हमारा इसमें आएगा, प्रतिभाशाली बच्चा आएगा। जबकि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं वाले बच्चे जो होते हैं ये हमारे गलत है, क्योंकि ये नहीं होते प्रतिभाशाली बच्चे। तो इसका राइट आंसर ये है थर्ड, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा। क्लियर। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है, नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के तहत। ओके, आगे चलते हैं। कॉलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के, मैंने कॉलबर्ग का टॉपिक भी आपको करवा रखा है और इसकी पीडीएफ भी दे रखी है। स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकता, सेकंड व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं नहीं, व्यक्तिगत मूल्य नहीं, पारिवारिक अपेक्षा नहीं, अंतर्निहित संभावित दंड। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। कॉलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक नैतिक विकास 3 स्वप्नों के अंतर्गत होता है। पहला है अहम केंद्रीय निर्णय। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़वा दिया है। इसमें बालक अपनी इच्छा, अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से हटकर किसी भी नियम का परिवाह नहीं करते। दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन उन्मुखता। ये भी मैंने आपको करवाया। इनमें बालक का नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। तीसरा है हमारा यांत्रिक सापेक्ष अंतर्मुख। इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उदारता होता है जो उनकी सहायता करता है। ठीक है। 14 क्वेश्चन। शिक्षार्थी अधिगमकर्ता की व्यक्ति भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए, मतलब जो शिक्षार्थी होता है उसकी व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को क्या चाहिए। पहला सेकंड वाला निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, गलत है। आकलन विधि को अधिकतर प्रयोग करना, गलत है। बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, गलत है। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, जब भी व्यक्ति भिन्नता की बात आएगी तब भी क्या होगा, विविध प्रकार की अधिगम प्रवृत्ति की बात होगी, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता के लिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराने से ही वो समस्याएं हल हो सकती हैं या हो जाएंगी। ओके। व्यक्तिगत भिन्नता वाले क्षेत्र में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बालक के बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। दोबारा नहीं है पूछा है, तो हमें इसमें ढूंढ लेंगे कौन कौन से हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है मगर ये सही है, क्योंकि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे एक क्रम में बढ़ते हैं, ऐसे शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। वैसे ही उसमें पहले केंद्र का विकास होगा, फिर किनारों का, पहले सर बनेगा फिर पैर। ये सारी चीज़ें जो हमारी जो होती हैं ये क्रम में होती हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के हिसाब से गलत है मगर हमें सही निकाल लेंगे तो गलत पता लग जाएगा। ठीक है। सभी विकास परिपक्व अथवा अनुभव की अथक क्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। विकास और अधिगम से इसका कोई लेना देना नहीं था, विकास और अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाल विकास के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ वंशानुक्रम होता तो हम इस पे बात कर सकते हैं, तो ये इसका गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से ये इसका सही आंसर है। ओके। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में अंतोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न भागों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन के बारे में बात हो रही है। आकलन भी मैं आपको एनालाइजेशन भी मतलब इस टॉपिक भी कोई करवाऊंगा बहुत डिटेल में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस टॉपिक के क्वेश्चन से। आकलन सत्र की समाप्ति कर करना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षिक सत्र है जो 2 बार करना चाहिए, अंत में और शुरू में गलत है। आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, गलत है। आकलन सत्र की समाप्ति कर करना चाहिए, ये भी गलत है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये बी इसका राइट आंसर है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। इसमें बालक अपने आनंद की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके। आकलन प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का कार्य करे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 17वें क्वेश्चन पे। ये आपको मैं चिंतन भी करवाऊंगा, अब सारी चिंतन और अब अभिसारी चिंतन भी, टॉपिक भी आपको क्लियर करवाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करोगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, उसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप अपने टॉपिक में क्लियर नहीं हो सकते हो। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सृजनात्मक होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो हम क्रिएटिविटी के जब भी बात आएगी तो अब सारी चिंतन आएगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि एक तरीके का मतलब ये मान लो आप कि कैसे बताऊं कि आपको एक तरीके का हिंट दे दिया, आपको उसको सॉल्व करना है, आपको उदाहरण के साथ सॉल्व करना है। तो उस सारी चीज़ों को मिलाकर आप सॉल्व करोगे, अपनी रचनाएं करोगे, क्रिएटिविटी दिखाओगे, तो उसे आप सारी चिंतन कहते हैं। ये टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा पक्का, 2 वीडियो के बाद वो अब सारी चिंतन पक्का मैं इस टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। अब सारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। ठीक है, इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी और एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे जली माचिस से भी लोग तरह तरह के होम डेकोरेट बना लेते हैं। ओके, समझ गए आप? ठीक है, चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से किस तथ्य से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ठीक है, वाइगोत्स्की थ्योरी मैंने आपको करवा दी है, किससे सहमत होते हैं देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निहित होते हैं। पुरस्कार की बात आएगी तो ये गलत हो जाएगा, मैंने आपको ट्रिक्स में बताया। और एक मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें ना आप लोग, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बात करूँगा कि अगर ये वर्ड आएगा तो गलत होगा और ये वर्ड आएगा तो सही होगा। ट्रिक्स होगी आपके लिए। ठीक है, पुरस्कार, आकर्षक पुरस्कार इसलिए गलत है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ये भी गलत है। ठीक है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर ही नियंत्रित किया, दंड आ गया इसलिए गलत हो गया। ठीक है, बच्चे समावेश और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य से सीखते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने ये अपनी थ्योरी में भी बताया था कि जब तक आप वयस्कों के साथ समवयस्कों के साथ अंतर संबंध करते हैं तो उस माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रखा है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उसमें प्रभावित भी होता है। इसलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य से सीखते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन। बच्चे क्या है, मतलब किस तरीके से बात होती है उनकी? चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणवत्ता वृद्धि होती है, गलत है। ठीक है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिए गए ज्ञान को भरा जाता है, गलत है। निष्क्रिय जीव होते हैं, निष्क्रिय मतलब पैसिव, तो ये गलत हो गया। जो प्रदत्त सूचनाओं को जो के त्यों प्रतिलिपित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। इसके देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। शुरू में शिशु तत्कालीन प्रतिष्ठित वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं करता है।
तथा फिर धीरे धीरे इन व्यवहारों को आत्मसात करते हुए विकसित होता है। 20वां क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य सत्य बताना है। ये अब इसमें से आप सत्य ढूंढ लेंगे तो सत्य इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, असावधानियों के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं, गलत है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बी इसका राइट आंसर है। बच्चे तब त्रुटियां मतलब होता है गलतियां करते हैं जब शिक्षक समय और उन्हें करने के लिए दंड ना दे, ठीक है, ये गलत है। तीसरा सेकंड इसका राइट आंसर है। देखते हैं, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन होती, महत्वहीन भी जो आएगा वो भी हमारा गलत हो जाएगा, और उसे चाहिए कि उसे काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे, ठीक है। महत्वपूर्ण होता तो, मगर एक सेंटेंस भी एक चीज़ होती है। आप ये मत बोलना कि आप इस वर्ड आते ही सर आपको ये वर्ड आती है, आप इसको टॉपिक को काट देते हो, या ये आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते तो आप काट देते हो, क्योंकि सेंटेंस की जो लय होती है उस हिसाब से दंड और पुरस्कार की बात होती है। अब ये कोई अगर उस बच्चे को दंड नहीं दे सकते जो बच्चे सही कार्य करते हैं, अब उसमें उस क्वेश्चन में या उस लाइन में अगर दंड आ गया तो आप उसे काट नहीं सकते। वो सही है कि दंड नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चा है और वो सृजनात्मक है, तो इसमें दंड आ गया तो आप उसे काट नहीं सकते। अब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब ये कोई कि आप एक वर्ड दे के काट दोगे तो, ठीक है। थॉर्नडाइक ने सिखाया कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने सिखाया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी मैं आपको करवा दूंगा, का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं और जब बार बार प्रयास करके त्रुटि की संख्या कम या समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। इसलिए बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग मानी जाती हैं। ओके, 21वां क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के लिए सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और उसे बच्चे उनका पालन ना करे और उन्हें दंड दे। अब इस लाइन के हिसाब से दंड आ गया और कड़े नियम आ गया तो ये लाइन गलत है, तो इसलिए मैं वर्ड के हिसाब से देख के से काट देता हूँ, ठीक है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, अब इसमें वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले मतलब जो बच्चे अलग कैटेगरी से आ रहे हैं उन्हें हटाना, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। वंचित पृष्ठभूमि, ठीक है, इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पूरा अनुभव करे तथा उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना, ठीक है। तीसरा, उन शिक्षार्थियों को पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, जबकि बच्चों को हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बोलता है। हमें टीचर सेंटर एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में डाइवर्ट करना, ये हमें जॉन डीवे ने बताया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ये भी आपको मैं करवाऊंगा। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित वर्ड पॉजिटिव है और सेंटेंस भी पूरा ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझ सकें, इसके लिए अध्यापक को सभी विद्यार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, जिससे बालक के आंतरिक भावों को समझ सके तथा बालक के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सके। 22वां क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश की विभिन्नताओं के कारण हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये इसमें क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो एक हमारा सुरेश है और इसमें मदन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अधिगम कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये अधिगम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। पढ़ना शांत का उन्हें पढ़ने की बात हो रही है और मदन भी पढ़ना चाहता है, तो अधिगम है। तो अभी क्षमता तो होगा नहीं, मूल्यों की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसमें अधिगम शैली हो गया ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। इस तरीके से पकड़ते हैं क्वेश्चन को। कभी कभार जब आप बहुत सारा रिवीजन कर लोगे ना तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को पकड़ लोगे।
ओके, जब भी मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम टॉपिक को क्लियर करके नहीं कर सकते, क्वेश्चन को हल करके ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको मैं ये टॉपिक भी करवा दूँ, ठीक है, अधिगम वाला, फिर भी आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ही उस पर बात करके हम इस पर हल कर सकते हैं, आपको समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। व्यक्ति भिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति के रुचि, मनोवृत्ति, अवधम, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अधिगम शैली में अंतर है। 23वां क्वेश्चन, भारत में भाषा भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में स्वतः उपयुक्त कथन कौन सा है? ठीक है, इसमें सही कथन बताना है कि बहुभाषी जो कक्षाएं होती हैं उसके क्षेत्र में, उसमें सही कथन कौन सा है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड देना चाहिए। अब इस सेंटेंस के हिसाब से पूरा सेंटेंस ठीक था, अगर दंड नहीं किया जा सकता तो ये सही हो जाता, मगर ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। ओके, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विद्यालयों में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, ये भी गलत है। इसमें केवल और उसी की बात हो रही है। ठीक है, कि वही कक्षा हो, वही भाषा हो। ठीक है, जहाँ भी केवल आ जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सही है पहली लाइन, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। ओके, ये इसका राइट आंसर है, प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, भाषा भिन्नताओं को एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्या है। भाषा विभिन्नताओं को शिक्षा में अवरोधन की बजाय एक अवरोधन समस्या की बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि किसी कक्षा में बहुभाषीय विद्यार्थी हैं, विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर, तो ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा को एक ऐसी शिक्षण प्रक्रियाओं का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सहजता से सीख सकें और अपनी भावों, विचारों आदि को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकें। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो कक्षा होती है पहली और दूसरी, उसमें इस तरीके की भावनाएं हो सकती हैं कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आए, अलग अलग भाषा के बच्चे आए, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उनके विचारों, उनके भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अब उन अवसर के रूप में देखना चाहिए बहुभाषा को, ना कि अवरोधक के रूप में। ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया, नेचर और नर्चर, मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया, PDF है, मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पेज पे शेयर कर दिया। हमारे आसपास का वातावरण नहीं। जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि जो नेचर और नर्चर है, ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर कहा जाता है किसको, प्राकृतिक पोषण विवाद को अंग्रेजी में नेचर और नर्चर कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहजूनता, स्वभाव अथवा प्रकृति और उनकी परवरिश अथवा पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूर्णता और विरोधाभासी का विचारण किया जाता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर सामाजिकरण है, ठीक है, और जनसंचार जो माध्यम है उसका एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? पहला, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, गलत। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ ठीक है, केवल आ गया, और दूसरी बात केवल भी नेगेटिव में आता है, और माता पिता और परिवार ही नहीं, यहाँ पे जनसंचार की बात हो रही है, स्कूल घर सबसे सीख सकता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों,
मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। सी इसका राइट आंसर है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न में सही नहीं है बोला है। ठीक है, सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल आ गया, और कक्षा में नहीं सीखते, हर जगह से बच्चे सीखते हैं, पहला गलत है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, ये सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो बच्चे कब सीखते हैं? एक सेकेंड। बच्चे 26वां ठीक है, तो इसमें नहीं है बताना, सही नहीं है, तो केवल वाला सही नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, क्योंकि तब सीखते हैं जब संज्ञान में, ये भी ठीक है। बच्चे केवल अनेक प्रकार से सीखते हैं, बच्चे केवल स्वाभाविक रूप से, ठीक है, ये तीनों सही हैं। मैं आपको लोगों को बता रहा था कि मैं ये भूल गया कि नहीं है बताना है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है, 27वां, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रत्येक विद्यार्थियों में अंक लगाने के लिए समर्थों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंक लगाने की बात गलत होती है। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरित के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना चाहिए। गलत है। पुरस्कार और दंड बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए अधिगम सहायता करनी चाहिए। सी इसका राइट आंसर है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धियों के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना ही गलत है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया, इसका सी इसका राइट आंसर है। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए चाहिए कि वे बच्चे के रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने में उनकी मदद करें, क्योंकि बच्चे वह कार्य ज़्यादा लगन तथा सामर्थ्य से करते हैं जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। सही बात है, क्योंकि जो बच्चा कार्य करेगा जिसमें उसे आनंद आएगा तो वो कार्य आसानी से कर सकता है। आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ठीक है, समाजीकरण का प्रमुख कारण, मैंने आपको ये समाजीकरण वाला टॉपिक भी करवा रखा है। ठीक है, परिवार इसका राइट आंसर है। समाजीकरण का प्रमुख कारण परिवार होता है, क्योंकि बालक पहले परिवार का सदस्य होता है और वहीं से अपने परिवार के मूल्यों, परंपराओं, विचारों आदि को सीखता है। ओके, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और फिर ये खत्म हो जाएगा। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। समूह कार्य देना, समूह में जब कार्य कराते हैं बच्चे को, इससे प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। गलत है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, भी गलत है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं या सहायता करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बालक अपने साथी समूह से परस्पर क्रिया करके अनेक कौशल सीख जाते हैं तथा एक दूसरे की मदद करके मानवीय गुणों का विकास करते हैं। ओके, सही बात है। ठीक है, ठीक है, और ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए और साथ ही ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन। और साथ ही आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो CDP की जो क्वेश्चन सीरीज जो हम चला रहे हैं बाल विकास की पेपर 1, पेपर 2 और CBT की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके लिए वीडियो कैसी लगी, और मेरा काम बताना मेरा काम आपको कैसा लग रहा है, मेरी वीडियो और आपको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक औसत बुद्धि
वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया, ये डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे इस चैनल पर पीडीएफ के साथ। ठीक है, पहला, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे की सीखने की गति धीमी होती है। बच्चे किसी चीज को सही ढंग से ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान और राम को आम आदि पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन खत्म हो गए सीडीपी के। ये आपके पेपर 1 के है, बाल विकास के 2015 के। ठीक है, और ऐसे ही मैं सीबीटी के लिए कराऊंगा और साथ ही में आपके मैं सीडीपी के जो और टॉपिक्स हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना आपके लिए कितनी हेल्पफुल वीडियो रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।